हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। हमने जो अपना पेपर 1 JRF नेट पेपर 1 की जो यूनिट 9 हमने जो सेशन जो स्टार्ट किया हुआ है, उसी में जो ये सेशन है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का जो चल रहा है, उसी में सब टॉपिक है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि JRF नेट पेपर 1 का मतलब जो JRF नेट पेपर है उसकी डेट एंड एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब वो दिसंबर में एग्ज़ाम उसके होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, पूरे हार्डली 2 मंथ्स हैं। अब वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर दीजिए। हमारे पास 2 मंथ्स हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी हम अपना वीडियो को कंप्लीट करते हैं, कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स। क्वेश्चन इज द एयर पॉल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इज, जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो मेनली कैसे क्लासिफाइड्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ऑप्शन ए जो यहाँ गिवन है वो है पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स पॉइंट से होते हैं या नॉन पॉइंट सोर्स से क्लासिफाइड किए जाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। एयर को पॉल्यूट करते हैं मतलब जैसे एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको पॉल्यूट करने के लिए कुछ तो एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो वही जो पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के, वो कैसे क्लासिफाइड किए जाएंगे, सोर्स पॉइंट से या फिर नॉन पॉइंट सोर्स से। ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होंगे या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होंगे। ऑप्शन सी नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स। डी नन ऑफ एबव। तो देखिए जो हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट होंगे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के होंगे। एक तो होंगे प्राइमरी लेवल के जो इनिशियली क्या कर देंगे, आपका एयर को पॉल्यूशन में कॉज कर देंगे, और एक सेकेंडरी लेवल के होते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, वो आपका करेक्ट होगा। फॉर एयर पॉल्यूटेंट आर मेनली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The main difference between primary air pollutant and secondary air pollution is pollutant is। देखिए अभी हमने जस्ट बात कर ली थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपका एयर पोल्यूशन है पॉल्यूटेंट की कैटेगरीज प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। अभी इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस यानी कि अंतर क्या है। तो जो ए वाला ऑप्शन है उसमें दे रखा है फॉर्मर कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स वाइल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डू नॉट। फॉर्मर का मतलब प्राइमरी जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन कर रहे हैं, मतलब उनमें प्रेजेंट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, और सेकेंडरी में नहीं होंगे। बी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो प्राइमरी के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो ह्यूमन हेल्थ पर डायरेक्ट इफेक्ट्स डाल रहे हैं। सी फॉर्मर आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere। उन्होंने कहा है कि जो फॉर्मर जो पॉल्यूटेंट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलीज़ कर दिए जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन डी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है वो फोटोकेमिकल के जो रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू जो है बनते हैं, और फिर सनलाइट से। वाइल सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट आर नॉट, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं वो नहीं बनते हैं इन सब चीज़ों से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है उनमें कौन सा डिफरेंस सही है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल द लेटर आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, by which of the following can be considered as the best example of primary air pollutant। अभी देखिए ये सारा जो हमारा बेस्ड ऑन है वो एयर पॉल्यूशन की प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उन पे ही बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को क्लियर करने के लिए।
यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का कि एयर को पोल्यूशन करने वाले जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उनको बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, बी सल्फर ट्राईऑक्साइड, सी ओजोन प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक और डी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखिए इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं और इनमें से पूछा प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या हो सकता है। एक तो दे रखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कोल को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्या ये बेस्ट एग्जांपल है। सल्फर का क्या हुआ, ट्राई ऑक्साइड जो होता है SO3 वो है SO3 जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, या ओजोन जो प्रोड्यूस हो रही है स्मोक के थ्रू वो बेस्ट है, या फिर नेक्स्ट डी वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसके लिए वो करेक्ट है। ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल। देखिए जब हम किसी भी कोल यानी कोयले को या फिर कार्बन प्रोडक्ट को जब बर्न करते हैं तो क्या होता है वहाँ से जो है ब्लैक कलर का जो स्मोक निकलता है वो कार्बन को प्रेजेंट करता है, और वो जो धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का, ये एयर को पोल्यूशन करता है, कॉज करता है। Let's move to the next question. Question number 45. Which of the following best illustrates a secondary air pollution? इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स ऑप्शंस ऐसे हैं जो सेकेंडरी एयर पोल्यूशन को अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए CO2 रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने प्राइमरी में ही पढ़ लिया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल, ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मोक, या नन ऑफ द एबव। देखिए एक ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गया है, अभी बचे हैं 3, नन ऑफ द एबव भी आई थिंक नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट एंड डी, ए एंड डी तो क्रॉस हो गया, बचे 2, तो इनमें से 2 को देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मोक, ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का बेस्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हो सकता है, इवन है। नेक्स्ट इज the common features between NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, and CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SPM इज़ दैट ऑल ऑफ दैम। इनमें से इन जो चारों जो गैसेस गिवन हैं इनमें से कॉमन फीचर्स क्या हैं। आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, आर क्लासिफाइड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, हैव इक्वल रोल इन कॉजिंग एसिड रेन, आर ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट हमने जो एग्जांपल बेस्ट पढ़ा था वो आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड ही था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है आर क्लासिफाइड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये हो सकता है। और हैव इक्वल रोल इन कॉजिंग एसिड रेन, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ओ शिट, यहाँ पे 46 के लिए आंसर नंबर ए ही राइट आंसर गिवन है। The common features between NO2, SO2, CO and SPM is that all of them are classified as primary pollutants. ये सारे pollutants कैसे हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट ही हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SPM जो हैं वो सभी किस कैटेगरी में क्लासिफाइड की जाएंगी, वो सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्लासिफाइड की जाएंगी। तो ऑप्शन ए आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट इज द राइट आंसर। Next is how are nitrogen oxide, sulfur dioxide and carbon oxide related? कार्बन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन ऑक्साइड्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं। तो ऑप्शन ए है ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सभी क्या हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जिनकी वजह से कॉज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशंस। जो एयर पोल्यूशन है कॉज की वजह से जो एसिड रेन डिपोजिशन हो रहा है वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं। ऑल ऑफ दीज आर
फॉर्म्ड बाय कंबल्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही कंबल्शन हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ देम आर एयर पोल्यूटेंट दैट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस, मतलब कि इन सभी एयर पोल्यूटेंट की वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है ह्यूमन में। तो आंसर जो है बी वाला करेक्ट है यहाँ पे। ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, वो सभी क्या हैं, वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं जो कि एसिड डिपोजिशन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट आर मेनली प्रेजेंट इन, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट होते हैं मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, आइनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, या फिर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जितने भी एयर पोल्यूटेंट होते हैं ना, वो ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ही होते हैं, क्योंकि वही क्या होता है, वो जब हमारी जो अर्थ है, इस तरीके की जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर की जो लेयर्स होती है, तो फिर ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, फिर स्ट्रेटोस मीसो स्ट्रेटो आइनो ऐसे करके जो गिवन होती है ना लेयर्स, तो उसमें जो ट्रोपोस्फेयर्स और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उनमें ही एयर पोल्यूशन मेनली कॉज होता है, वहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लीड इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। लेड जो है एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, जिसे टेट्राएथाइलेट कहते हैं। टेट्राएथाइलेट इसका जो मेन नेम है। इन पेट्रोल में जो यूज़ हो रहा है ना, वो टेट्राएथाइलेट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। इसका इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे ऊपर, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, स्केलेटन को सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, ये जो लेड की बात कर रहे हैं, टेट्राथाइल जो पेट्रोल में यूज़ हो रहा है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम है, उसको क्या कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग्स। लिस्ट 1 है मेटल की और लिस्ट 2 है इफ़ेक्ट्स, मतलब इधर मेटल की दे रखी है लिस्ट, वो मेटल्स क्या इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं हमारी बॉडी पे, उनकी लिस्ट दे रखी है, तो हमें उनको मैच करना है। ए है क्रोमियम, थैलेसीमिया, आर्सेनिक, इटाइटाई, कैडमियम, डेटर्मिटीज, आयरन, कार्किनोजन। तो इसको हमें क्या करना है, मैच करना। सबसे पहले जो हमें गिवन है, जैसे कैडमियम है, मालूम कैडमियम से क्या होगा, इटाइटाई होगा, है ना, पढ़ा है। आयरन से क्या होगा, थैलेसीमिया, राइट। तो देखो, हमें इनके कोड्स को हमको देखना है क्या होगा। सबसे पहले तो हम देख लेंगे सी का सेकंड वाला कहाँ पर है। तो दो जगह देखो, सी का सेकंड वाला दो जगह दे रखा है, जो कि हमें मालूम ही है कि सी का सेकंड वाला सही है ना। ये और ये कट हो गया, बचा ये और ये, ठीक। अब देखो, इसमें से दो ऑप्शन बचे हैं, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, देखिए, है ना, ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। ए का फोर्थ सही होगा, मतलब आयरन थैलेसीमिया कॉज करेगा। बी का थर्ड वाला आर्सेनिक जो है डिटरमिटीज करेगी। सी का कैडमियम, इटाइटाई, आयरन, सॉरी ए वाला ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से लिस्ट चेक कर लेते हैं। क्रोमियम है, सॉरी यहाँ पर, हाँ, क्रोमियम जो करेगा क्या करेगा, कार्सिनोजेन होगा, ठीक है। आर्सेनिक क्या करेगा, डिटरमिटीज को करेगा। कैडमियम जो है डाइटाई को करेगा। आयरन जो थैलेसीमिया से रिलेटेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हो जाता है वो राइट हो जाता है। ए के साथ फोर्थ मैच करेगा, बी के साथ थर्ड, कैडमियम के साथ सेकंड और आयरन के साथ थैलेसीमिया, ये इसका राइट मैच हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The chemical responsible for blue baby syndrome that is caused by restricted supply of oxygen to the brain। एक डिजीज़ है, एक सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक जो है
डिजीज सिंड्रोम है ये वाला, जो क्या करता है उसमें जो केमिकल रिस्पॉन्स कैसे रहते हैं, ये क्या करता है जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जो कम होने लगती है तब ये वाले सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये किसकी वजह से होगा, ए नाइट्रेट, बी सल्फेट्स, सी फ्लोराइड्स एंड डी ऑक्साइड्स। तो जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स जब क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कर देगा बॉडी में जाके ऑक्सीजन के साथ, तभी क्या हुआ, और जो बॉडी का जो ब्रेन है ना, हमारे हमारे जो शरीर है उसका जो ब्रेन यानी मस्तिष्क है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो होना है वो बंद हो जाएगी, कम हो जाती है, तभी ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है वो कॉज हो जाता है। तो नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनी माता डिजीज़। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है, तो कौन सी धातु ऐसी है जो मिनी माता जो रोग है डिजीज़ है उसको कॉज करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, सी क्रोमियम, डी आयरन। देखिए अभी हमने पढ़ा कैडमियम से टाई टाई होगा, है ना। क्रोमियम क्रोमियम जो है से नहीं होगा, आयरन से थैलेसीमिया होगा, है ना। तो ये दो हमने कट कर दिए अपने आप ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी है मरकरी, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनी माता। तो मरकरी से मिनी माता डिजीज जो है वो कॉज होगी, ऐसे याद करेंगे, एम का स्क्वायर, एम फॉर मरकरी और एम फॉर मिनी माता। क्वेश्चन नंबर 53, इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरी कॉज डैमेज ऑफ द। जो अगर हम प्राइमरली अगर लेड को क्या करेंगे, इंटेक कर लेते हैं अगर गलती से, या फिर ये पानी में लेड मिक्स हो जाता है, तो क्या करते हैं वो वाटर जब हम लोग पी लेते हैं, तो गलती से अगर ये लेड अगर हम इंटेक कर लेते हैं तो प्राइमरी क्या डैमेज कर लेगा, सबसे पहले किस पे इफेक्ट डालेगा, हमारे ब्रेन पे, लंग्स पे, लिवर पे, किडनी पे। तो देखिए हमने पढ़ा था लेड, अभी पीछे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें एक क्वेश्चन गिवन था, है ना। तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रेन पे ही सबसे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक एरिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूसिल्स। इनमें से कौन सा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब फॉसिल फ्यूल जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है, कौन सा जियोग्राफिक एरिया है वो, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट है, नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे बड़ा सोर्स है, जब फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करते हैं तो उससे जो है सबसे बड़ा CO2 का इमिशन सोर्स मिल जाता है। तो वो जो जियोग्राफिकल एरिया जिसकी बात करें, जिस जगह की बात करें, वो नॉर्थ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग हैजार्ड्स वेस्ट आर क्लासिफाइड। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट जो है वो निकलते हैं, तो वो हैजार्डियस वेस्ट जो है उसको क्लासीफाई किस में किया जाता है, ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड। तो उसको रेड कैटेगरी में क्या किया जाता है, क्लासीफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। जो ग्रीन हाउस की गैसेज होती है उनमें सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन में कौन सी सबसे ज़्यादा गैसेज इन्वॉल्व है, ए है वाटर वेपर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन्स। देखिए हमें पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सब क्या कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बट जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हजार्डियस है, मतलब इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा एंटीपोजेनिक हो जाती हैं। ये सबसे मेन कारण है, क्योंकि आजकल वो AC, परफ्यूम्स, इन सब में क्या है, रेफ्रिजरेटर CFC CFC गैसेस को ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस को ही क्या फिल किया जाता है, और जब ये एनवायरनमेंट को बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती हैं, तो इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है इफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, परऑक्साइल नाइट्रेट पेन इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ। पेन जो है परऑक्सीसाइल नाइट्रेट जो होता है वो किसका प्रोडक्ट है, फोटोकेमिकल स्मोक का है, लंदन स्मोक का है, सल्फ्यूरस स्मोक का है, नन ऑफ द एबव का है। तो ये जो पेन की बात कर रहे हैं, परऑक्सीसाइल नाइट्रेट जो पेन है वो फोटोकेमिकल स्मोक का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है,
द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज़ मेंटेन बाय, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल इमिशन ऑफ गैसेस के थ्रू, रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो क्रॉस कर दो, ये हो गई। रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, देखिए इन्होंने पूछा है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो ऑक्सीजन लेवल जो बैलेंस होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? तो आई थिंक हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की जाती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और CO2 रिलीज़ की जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो बैलेंस रहता है। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी ये वीडियो, और आप जल्दी से बस जुट जाइए तैयारी में, एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो ठीक है, फिर आज के लिए यही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर जल्दी प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।